Hello everyone. I welcome you all to Study to Inspire. I hope you all are doing well. आप सब अच्छे होंगे और आपने अपना प्रपत्र भरना भी शुरू कर दिया होगा। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं पहला प्रपत्र आपको आज भरवाने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। देखिए, आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए आ रही है। इसमें भरी गई डिटेल के लिए पूरी तरह से आप ज़िम्मेदार होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ़ मेरी जो रिसर्च रही है, मेरी जो जितनी भी 3-4 घंटे मैंने लोगों से बात करी है जो डीवी करा चुके हैं और जो भी मैंने वीडियो देखी है, उसकी जो डेटा कलेक्शन है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ और हो सकता है कि मैं कुछ और बता रही हूँ, आप कुछ और समझ लें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। इसीलिए आप पहले इसको रफ़ में करेंगे पेंसिल से। आई होप कि आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको भर के लेके नहीं जानी है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आयोग जाके ही पता चलेगा। लेकिन क्या है कि अब हम सारी चीज़ें आयोग पे तो डिपेंड नहीं हो सकते, वो हमें बच्चों की तरह बिठा के वहाँ भराने नहीं वाले। आप कोई 9th 10th 12th ग्रेड के बच्चे नहीं हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं। तो ये आपको शोभा भी नहीं देता कि आप पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ के जाएँ, तो वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स भी फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरा का पूरा वहाँ पे खाली लेके ना जाएँ, भर के जाइए और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, वो प्लीज़ ब्लैंक रख दीजिए। वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन को बताई जाएगी, पता करके वहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखिएगा। लेकिन जहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं, तो आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ स्टिक होके बिना किसी झिझक के भर के लेके जा सकते हैं। साथ में आपको 2 ब्लैंक फ़ोटो स्टेट भी रखनी है कि वहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाय द वे मान लीजिए गलत हो जाती है या किसी और तरीके से भरना था, उसका प्रारूप और बताया जाता है, तो आप उस तरह से उसको भर पाएँ। ठीक है? तो एक बार अगर आप खुद से अभी रफ वर्क कर लेंगे, भर लेंगे, तो आप वहाँ पे जब आपको भरना होगा, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया रहेगा, तो आप बेझिझक वहाँ पे भी भर पाएँगे। ठीक है? तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि आपकी हेल्प हो पाएगी। तो प्लीज़ नीचे लिख के बताइएगा अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर पा रही है, तो मैं नेक्स्ट जो भी प्रपत्र है उसकी वीडियो ले आऊँगी और नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियसली लाइक एंड कमेंट नहीं आएँगे तो वीडियो भी नहीं आएगी, है ना? ठीक है, तो करके बताइएगा, उसी के थ्रू मुझे पता चलेगा कि दैट्स इट विल बी हेल्पफुल और नॉट। ओके, तो सबसे पहले जी प्रपत्र 1 जो आपका है वो मैं कराने वाली हूँ। अगर आपको अपनी ऑथेंटिक डिटेल्स पे भरोसा है दोस्तों, अगर आप किसी यूपी ट्रिपल एससी के पहले भी डीवी में सम्मिलित हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, उस पे बिल्कुल भरोसा करते हुए वैसे ही भर के जाइए। अब ज़रूरी नहीं है, मेरा आयोग से देखिए कोई लेना-देना नहीं है, ना मैं आयोग में किसी को जानती हूँ जिससे मैं ये पूछ के बता रही हूँ। कंप्लीटली ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। तो मैंने जितना टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको सिर्फ मैंने एक ही वीडियो में सारी डिटेल देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलिए, तो अब हम कराते हैं विदाउट अ डिले। तो सबसे पहले जो आपका प्रपत्र 1 है, उसका आपने प्रिंट आउट ले लिया और उसमें आपको दिखेगा कि विज्ञापन संख्या दी गई है। वहाँ पे उसके बगल में विभाग संख्या दी गई है। तो विभाग संख्या में क्या भरना है, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसको आप छोड़ देंगे। नीचे आएँगे, आपको आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि दी गई है, सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल अप है। बगल में जो आपको फ़ोटो लगानी है, उसमें जो आपका बॉक्स दिया हुआ है, उसी साइज़ की फ़ोटो लगानी है और क्या करना है आपको नवीनतम फ़ोटो लगानी है। अगर आपने फॉर्म के टाइम पे जो फ़ोटो लगाई थी, उससे भी डिफरेंट कोई फ़ोटो आपने अभी की फ़ोटो लगवाना चाहते हैं आप वहाँ पे खिंचवा के तो लगवा सकते हैं। नवीनतम फ़ोटो रहेगी, वहाँ से अगर मैच भी नहीं करती है तो कोई बात नहीं, दूसरी फ़ोटो जो आपकी अभी की लेटेस्ट हो वो आप लगा सकते हैं। और उसको क्या करना है, स्व-प्रमाणित करना है। स्व-प्रमाणित कैसे किया जाता है? फ़ोटो के ऊपर हमें सेल्फ अटेस्टेड लिखना होता है, फिर अपना सिग्नेचर करते हुए उसके नीचे डेट लिखनी होती है। जिस दिन का हमारा डीवी है, उस दिन की आप डेट लिख दीजिए, वहाँ पे अपना नाम और ऊपर लिखिए सेल्फ अटेस्टेड। इसी तरह आपका फेस पे नहीं आना चाहिए, आप नीचे से फ़ोटो के स्टार्ट करिए और लंबाई में लेके आप उसको जा सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा होगा तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि कैसे सेल्फ अटेस्ट किया जाता है। हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न है, बहुत ही बारीक डिटेल है, लेकिन सॉरी, मैं आपको बताना चाहती थी इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थ्रोट थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ अब आते हैं हम फर्स्ट पे, जिसमें आपको आई टेस्टिंग ऑफिसर लिखना है, आपका जो पद है उसका नाम।
जो सेकंड है उसमें अभ्यर्थी का नाम आपको ऑलरेडी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे हिंदी में लिखेंगे देवनागरी लिपि में जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं। थर्ड जो है उसमें अभ्यर्थी का पता। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका जो अगर आपने आपके परमानेंट एड्रेस और जो आपका पत्रचार का एड्रेस है यानी स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता अलग अलग आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अलग अलग दिया था, तभी आप इसको अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे। उस समय अगर आपने एक ही दिया था तो इसमें भी कोशिश करिए कि आप एक ही लिखिए, लेकिन लिखा कैसे जाएगा उसका प्रारूप थोड़ा सा अलग है। तीसरे में आपको हाउस नंबर और आपका जो एरिया है, ग्राम है, जिला है और जो भी आपका पिन कोड है और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारी डिटेल डाली जाएगी। लेकिन फोर्थ में आपको ये सारी डिटेल सेम नहीं डालनी है। आपको सिर्फ अपने ग्राम या नगर में से किसी एक का नाम, फिर जिला और राज्य, ये 3 चीज़ें ही नीचे वाले में लिखनी है। डिट्टो ऊपर की तरह नीचे भी कॉपी मत कर दीजिएगा। तीसरे वाले में आपको पोस्टल एड्रेस देना है जिसमें कि पिन कोड और ये सारी चीज़ें होंगी, हाउस नंबर होगा। लेकिन सेकंड वाले में जो आपका स्थायी पता है उसमें सिर्फ आपका जो है नगर होगा या ग्राम होगा, जिला होगा और राज्य होगा। राज्य ऑब्वियसली यूपी होगा, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉमा लगा के तीनों डिटेल आपको फोर्थ में भरनी है। अब फिफ्थ में आपको क्या करना है, फिफ्थ में ऑलरेडी आपका जो जन्म तिथि है वो दी हुई है, उसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 12 फरवरी है 1998 है, ठीक है। 12 फरवरी 1998 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 12 फरवरी, हिंदी में लिखेंगे 12 फरवरी और 1998, इस तरह से आप शब्दों में वहां पे लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते 12 2 19 9 8, इस तरह से नहीं लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स में लिखा है जन्म तिथि ईस्वी सन में, तो आपको प्रकायदा शब्दों में भी उसी तरह लिखना होगा 12 फरवरी 1998, इस तरह से मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आपका जिस तरह भी हो उस तरह लिख लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, देखिए सिक्स्थ नंबर जो आपका दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के पिता का नाम। अब यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट है उनको तो पति का भाई लेना देना नहीं, अब पिता का ही लिखेंगे। लेकिन फीमेल स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप पति का भी लिख सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितनी भी सारी चीजें मांगी जा रही है वो पिता पक्ष की मांगी जा रही है, तो पति की डिटेल देनी ही क्यों है। मैं कहूंगी कि आप सारी चीजें पिता का ही लिखिए, अभ्यर्थी अपने पिता की ही सारी, यहाँ पे नाम भी पिता का दीजिए। पति का भी आप भर सकती हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, आयोग ले लेगा। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है, जब हमारी सारी डिटेल पिता पक्ष की मांगी जा रही है तो हम पिता पक्ष की ही सारी डिटेल भरते हैं। पति का स्थान और जन्म और ये सब चीजें जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैरिड शो किया है तब भी मेरी तरफ से सजेशन ये है, बाकी आप अपनी तरफ से जो भी आपको संतोषजनक लगे वो आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, और जिन्होंने मैरिज के बाद भी बीच में उनकी मैरिज हुई अनमैरिड शो किया हुआ एप्लीकेशन में, उनको तो भाई यही है कि आप पिता पक्ष का ही लिखें। तो देखिए, पिता का नाम यहाँ पे आपने लिख दिया, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए जैसी आपकी इच्छा। लेकिन जो भी डिटेल है कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ऊपर से हिंदी में लिखते आ रहे हैं तो नीचे तक भी हिंदी में जाइए, डबल करने की मिक्स मत करिएगा, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। गलत नहीं है, कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो लुक वाइज प्रोफेशनल नहीं लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभ्यर्थी के पिता का नाम जो हो गया और जन्म स्थान। तो आपका जो जन्म स्थान है उससे पिता का जन्म स्थान अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिला और राज्य भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बस इतना। और अब हम बात करेंगे तो अभ्यर्थी के जो पिता हैं अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका अंतिम पता आप यहाँ पे देंगे, उसको जैसे भी आप लिखना चाहें, पूरा पता देना चाहे पूरा दे सकते हैं, नहीं नगर ग्राम और जिला ये सब भी देके आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे पति या फिर पिता अपनी राष्ट्रीयता बदल चुके हैं तो आपको यहाँ हाँ लिखना है, नहीं बदल चुके हैं तो यहाँ पे नहीं लिखना है। सेवेंथ की बात करते हैं, क्या अभ्यर्थी अभी तक पिता या पति जन्म अथवा जो अधिवास है वो भारतीय नागरिक है, यदि नहीं तो पूरा विवरण दे। अगर अगर नहीं है, आपके कहीं और के रहे हैं, सिटीजनशिप यहाँ की मिली है, मान लीजिए पाकिस्तान के रहे तो यहाँ की मिली है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसका पूरा विवरण देंगे। और अगर यहीं से जन्म से अधिवासी नागरिक है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, अब इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नाउ एट्थ की बात करेंगे कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। हाँ, अगर आरक्षण चाहते हैं या अगर आपने ईडब्ल्यूएस वहाँ भरा है, ओबीसी भरा है और आपने एसटी एससी ये सारी चीजें वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त स्पेसिफाई की है, जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है तो जनरल वाले तो यहाँ पे नहीं भर सकते, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जो भी अदर कास्ट है वो यहाँ पे क्या करेंगे कि उनको आरक्षण चाहिए। और इसको देखिए,
कुछ बच्चों ने क्या किया था कि टिक करके लेके गए थे, इस तरह से टिक कर दिया और इसको काट दिया, ठीक है। लेकिन वहां पे आयोग में क्या कराया गया, जिनसे भी मेरी बात हुई उन्होंने क्या किया, ये टिक नहीं कराया गया, उसको क्या कराया गया, सर्कल कराया गया। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको सर्कल करना है। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन तो इतनी है, आगे जाके अगर बदल जाती है तो इस हिसाब से आप बदल लेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे बल्कि सर्कल करके जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको हाँ को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो फर्स्ट में लिखा है कि आपको अपनी वर्ग या जाति देनी है। तो यहाँ पे आप पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में, या फिर ओबीसी आप इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपजाति, तो ओबीसी के अंदर जैसे मान लीजिए माली आते हैं, अहिर आते हैं, कोयरी आते हैं, तो जो भी आपकी उपजाति होगी उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित वर्ग जाति की आयु सीमा में कोई छूट चाहिए, छूट का लाभ चाहते हैं। तो आपने अगर एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में हाँ भरा था तो यहाँ पे भी आप हाँ कर दीजिए। अब हम बात करते हैं नाइन्थ, क्या अभ्यर्थी अविवाहित है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या शो किया था कि आप विवाहित हैं, तो आप हाँ करेंगी। अगर आपने विवाहित नहीं शो किया था तो नहीं करेंगी। देखिए बीच में अगर आपकी शादी हो गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आयोग आपके घर जाके आपके मोहल्ले में जाके पता नहीं कराएगा। लेकिन आप सर्टिफिकेट को थोड़ा सिंपल, और जितनी डिटेल को आप सिंपल रखेंगी उतना ही आपको वहां पे वेरिफिकेशन में लाभ होगा। जितना डिटेल कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा और हौच-पौच होगा। तो उस हौच-पौच से बचने के लिए आपने जो एप्लीकेशन में भरा था उसी पे स्टक कीजिए। अब आयोग 3 साल के बाद अगर सारी चीजें करा रहा है तो उसमें आयोग की गलती है, 3 साल में कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको आपको डिटेल देने की उसको जरूरत नहीं है। आपने जो उस समय भरा था, अगर आयोग ढंग से एग्जाम करा लेता, 3 4 5 महीने में चीजें क्लियर हो जाती तो इतना चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती। अगर वह बीच में हो भी जाता है तो उसकी डिटेल अगर नहीं देती है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जैसी अ, श्रद्धा हो वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से यही जानकारी आपको दी जा रही है जो कि उचित रहेगी। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो इसमें भी आप जो भी उचित लगे, हाँ नहीं भाई देख लीजिएगा, कर लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं ही करेंगे आप लोग। चलिए अब टेंथ की बात कर लेते हैं। टेंथ में क्या करना है आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। तो इसमें आपको हाई स्कूल में आपके जितने सब्जेक्ट थे उनको यहाँ पे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे भी आपकी मर्जी हो। वहाँ पे हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट रहे होंगे और इंटरमीडिएट में आपके आई थिंक 5 सब्जेक्ट रहे होंगे। तो यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से करके आपको सारे सब्जेक्ट लिखने हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, श्रेणी अथवा ग्रेडिंग। श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि आपने हाई स्कूल प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवीजन पास किया था, सेकंड डिवीजन पास किया था, थर्ड डिवीजन पास किया था। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो उसको आप प्रथम श्रेणी इस तरह से हिंदी में ब- लिखेंगे। और वर्ष क्या है, 2014 2015 जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। प्राप्तांक एंड प्रतिशत, अब ध्यान दीजिएगा स्लैश लगा हुआ है। तो देखिए प्राप्तांक और प्रतिशत में आपको या तो प्राप्तांक लिखना है या तो प्रतिशत, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। प्राप्तांक में आपने जो भी 600 में से जो भी तो ओवरऑल गेन किया है वो यहाँ पे लिखिए, या फिर परसेंटेज 80% आए तो 80% लिख दीजिए, इसमें जितना भी आया उतना परसेंट लिख दीजिए। जो आप ऊपर भर रहे हैं, अगर परसेंट भर रहे हैं तो यहाँ भी परसेंट ही भरिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्राप्तांक भर दिया और यहाँ परसेंट भर रहे हैं, नहीं। यही कहा था मैंने कि गलत नहीं है लेकिन अनप्रोफेशनल दिखता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, या तो प्राप्तांक यानी कि आपने टोटल मार्क्स कितने गेन किए पूरे सब्जेक्ट के मिला के, और यहाँ पे भी वही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर जो है वो लिखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है कि लिखा तो सर्टिफिकेट नंबर है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर भरवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूंगी कि इसको आप छोड़ दीजिए और वहीं पे आयोग में पता करके इसको भर दिया जाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर कायदे से तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ होना चाहिए, जो भी आपका 10th का 12th का है। देखिए रोल नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। तो अगर सर्टिफिकेट नंबर होगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट डाल दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि आयोग में जिनसे मैंने बात की उन्होंने कहा कि यहाँ पे सीरियल नंबर डलवाया गया था, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ये एरिया आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं यहाँ सर्टिफिकेट नंबर ही किसी ने आपको बताया है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, हाँ। लेकिन रोल नंबर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। और विशिष्टता का विवरण,
तो ये विशिष्टता जो आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या कॉलेज में आपका फर्स्ट स्थान था, ये सारी चीजें नहीं है। जब भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई भी जो आपकी विशिष्टता होती है वो स्टेट लेवल की आती है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया था 10th में, या फिर बोर्ड लेवल पे आप टॉपर थे, या फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया था, तो यहाँ पे आप 10th में 12th में जो भी आपकी चीज है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको पूरी तरह खाली छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं, तो इसको नहीं लिखना है। नाउ अब बात कर लेते हैं स्नातक की डिटेल आपको देनी है कि नहीं देनी है। अगर किसी की बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पे है। देखिए, मेरी तरफ से गाइडेंस यही रहेगी कि आप जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रमोशन आगे चल के होगा तो आपसे डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पे जो भरी गई है उसका कोई वैल्यू आगे जाके नहीं रहता है। और यहाँ पे जितनी भी डिटेल आप देंगे उसको पूरा वहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा, और उतना ही लेंदी होगा, उतनी ही सारी चीजें आपको लेके भी जानी पड़ेंगी। तो और वैसे भी डिप्लोमा के ही बेसिस पे ये जॉब लग रही है, ग्रेजुएशन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे इसको आप खाली रखें। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। और पीजी का भी इसी तरह खाली करना है, और यहाँ पे आप डंडी खींच सकते हैं पूरा, या फिर सिर्फ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिप्लोमा। डिप्लोमा के नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री पूरा, या फिर DOPT, इस तरह से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ऐसे करके आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट लिखने हैं जो भी आपको एग्जाम लिया गया उस, और सेकेंड ईयर का जो भी आपका सब्जेक्ट था उसका यहाँ पे नाम लिखना है। छोटा छोटा करिएगा, इसीलिए मैं आपको पेंसिल से भरवा रही हूँ कि हो सकता है आपको स्पेस की आइडिया ना लगे, पेन से भरेंगे तो बॉक्स के बाहर आ जाएगा, तो आपको डिटेल बॉक्स के बाहर नहीं रखनी है, ठीक है, बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। तो बहुत छोटा और शॉर्ट बना के उसको लिखने की कोशिश करिएगा। श्रेणी की बात करें तो फिर से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, वर्ष जो भी आपका जिसमें भी फाइनल एग्जाम हुआ वो, एंड प्राप्तांक या तो प्रतिशत, या ऊपर आपने क्या डाला है प्राप्तांक, अगर 10th का डाला तो यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स जोड़ के प्राप्तांक लिखिए। और अब हम बात करेंगे प्रपत्र संख्या। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट नंबर आएगा, रोल नंबर नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा। जो भी आपका ऑप्टोमेट्री का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्टता की। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी टॉप की है, कॉलेज टॉप किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि जो भी आपकी उत्तर प्रदेश की जो पैरामेडिकल फैकल्टी है उसमें हाईएस्ट नंबर आपने स्कोर किया हो, ओवरऑल जितनी भी कॉलेजेस का वो लोग कंडक्ट कराते हैं, तो वो अगर आपने कुछ इस तरह की आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें रही हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी और कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 11th नंबर की, दैट इज खेल और शारीरिक व्यायाम। इसमें भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है और अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका जो है जिक्र कर सकते हैं। नाउ 12th नंबर है, जिसमें कि अगर आप किसी सर्विस में ऑलरेडी हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, तो जिसका भी होगा वो यहाँ पे देख के भर लेगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो 13 नंबर है उसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनिवार्य और अधिमान आहर्ता है। तो अब अनिवार्य जो भी थी आपकी आहर्ता है वो क्या है, जैसे कि आपका 10th हो गया तो अनिवार्य हो गया, 12th आपका मांगा गया है वो अनिवार्य हो गया, और डिप्लोमा अनिवार्य होगा। यहाँ पे BA, BSc, BCom ये सारी चीजें नहीं आएंगी, वो अनिवार्य नहीं है। डिप्लोमा अनिवार्य था, 10th अनिवार्य था, 12th अनिवार्य था। तो वहां पे क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे 10th, यहाँ पे लिखेंगे 12th, यहाँ पे लिखेंगे DOPT या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर, देन थर्ड वाले का सर्टिफिकेट नंबर। अधिमानी आहर्ता क्या है, देखिए अधिमानी आहर्ता आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी PDF में बताई गई है कि अगर आपके पास टेरिटोरियल या फिर सेना में 2 वर्ष का कोई सेवा की है, आपने प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की सेवा की है तो वो अधिमानी आहर्ता हो गई, और उसका प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ लिखना है। या फिर NCC में आपके पास B सर्टिफिकेट है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। CCC किया है, PGDCA किया है, DCA किया है, B.Ed किया है, ये सारी चीजें कुछ भी यहाँ पे नहीं आएंगी, तो प्लीज डोंट फिल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा का जिक्र यहाँ पे नहीं करना है, CCC ये वो O लेवल।
कुछ नहीं, ये जो 2 चीज़ें हैं वही अधिमानी अर्हता में आपकी मान्य की जाएँगी, तो ये अगर 2 आपके पास है तो इसकी डिटेल यहाँ पे दीजिए। नाउ यहाँ पे अगर आपके पास है तो हाँ करिए, हाँ को सर्कल करिए, नहीं है तो नहीं को सर्कल करिए इस तरह से। प्रॉपर सर्कल करिएगा, ये नहीं कि ये एन जो है वो जो का न है वो दिख ही नहीं रहा है, तो अच्छे से इसको गोला बनाइएगा, ठीक है? चलिए अब 15th नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई कोर्ट केस चला हुआ है तो प्लीज छुपाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पूरा आपका वेरिफिकेशन होता है जॉब मिलने के बाद। तो अगर कोई भी चीज सामने आती है तो आपकी जॉब छिन जाएगी। तो प्लीज पूरी ऑनेस्टी से, अगर आपको बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है तो आप उस सारी डिटेल को यहाँ फिल करके ही जाइएगा। इस तरह की अगर कोई चीज की गई है और आप फिर वहां से आप केस निरस्त हो गया, केस हुआ था, आप उसमें दोषी नहीं पाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी ही होगी। अगर नहीं करते हैं, आप छूट भी गए हैं, आप उसमें दोषी भी नहीं थे, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया, तो क्या है, आपने क्या दिया, उनको अपूर्ण जानकारी दी है। क्योंकि पुलिस के द्वारा ये सारी चीज़ें पता कराई जाती हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कराया जाता है जॉब देने से पहले। बाकी चीज़ें तो नहीं पता कराई जाती, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कराया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नहीं है भाई वो तो नहीं भरेगा, जिसका है वो भर दीजिएगा प्लीज़। 16 की बात करें तो आवेदन और परीक्षा शुल्क। अब आवेदन शुल्क जो 25 रुपए लगे थे, परीक्षा शुल्क जो 200 रुपए लगे थे, इसमें से जो भी आपके पास हो, ज्यादातर लोगों ने ये 25 रुपए वाले की प्रिंट आउट निकाली होगी, 200 वाले की पता नहीं निकाली है कि नहीं निकाली है। तो जो भी आपके पास दोनों में से अभी प्रेजेंट में है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। चालान संख्या उसमें लिखी होगी, वो लिख दीजिएगा। अ, जो है राशि यहाँ पे लिखिएगा, 200 है या 500 है, अंकों में लिखिएगा, यहाँ फिर शब्दों में लिखिएगा। फिर उसकी तिथि, जिस तारीख को उसका पेमेंट हुआ था वो। फिर बैंक डिटेल, जैसे यूनियन बैंक है, एसबीआई है, तो वो बैंक डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, और जिस जनपद से वो किया गया था उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे, ठीक है? चलिए, अब 17 नंबर की बात करें। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग में कोई विशेष आहर्ता अनुभव देना चाहते हैं और ऊपर दिए गए स्तंभ में न आया हो, तो यहाँ पे विवरण दे सकते हैं। और उसका प्रमाण पत्र भी, आवेदन पत्र जो है उसी आवेदन पत्र के साथ नत्थी करने, यानी स्टेपल करना है। तो अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन या फिर एडिशनल कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने किसी में स्पेशल, जैसे ग्लूकोमा में उन्होंने कोई कोर्स कर रखा हो या डिग्री, तो इस तरह से कोर्सेज होते हैं। अगर उन्होंने अच्छी जगह से, सर्टिफाइड जगह से और ऑथराइज जगह से कर रखा है, तो वो यहाँ पे अपनी स्पेशल डिटेल उसकी दे सकते हैं और इसके साथ स्टेपलर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थी द्वारा जो घोषणा की जाएगी उसकी। तो यहाँ पे मैं, यानी आप अपना नाम लिखेंगे, घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि आवेदन पत्र में जो वर्णन है वो मेरे संज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि इसमें असत्य विवरण पाया गया तो आप अपात्र ठहरा दिए जाओगे या जाओगी। यदि चयन हो गया या हो गया है तो आपको हटा दिया जा सकता है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको हटाया भी जा सकता है। यहाँ पे आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। कौन सी डेट? जिस दिन भर रहे हैं वो डेट नहीं, जिस दिन आपका डीवी है वो डेट यहाँ पड़ेगी। और जिस दिन आपका, देखिए, जितनी भी चीजें आप सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे सिग्नेचर करने के बाद आपको अपने डीबी वाली डेट ही डालनी है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन भर रहे हैं उसकी डेट मत डाल दीजिएगा। तो जहां पे भी आपकी डीवी जिस दिन होनी है उसकी डेट ही पड़ेगी। जितनी फोटो अटेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी आप अपने जितने भी 10th 12th के जो फोटो कॉपी है उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, वहां पे भी आप अपने डीबी वाली डेट ही डालेंगे। तो यहाँ पे डीबी वाली डेट पड़ेगी और स्थान क्या पड़ेगा, लखनऊ। और अभ्यर्थी का यहाँ हस्ताक्षर, यानी आपका हस्ताक्षर होगा, और आपका पूरा नाम एंड पूरा पता, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल देंगे। और आपको ये वीडियो हेल्प कर पाई हो, नीचे कमेंट में अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपकी ये वीडियो हेल्प कर पाई होगी तो नेक्स्ट जो प्रपत्र है उसको मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल अभी थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे हेल्थ को लेके, तो धीरे-धीरे करते हैं, शॉर्ट ही वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो मैं सारी एक साथ ही फिल करा देती आपको। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। कोई अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।